अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, बोइंग ड्रीम लाइनर्स की रोकी जाएगी उड़ान। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 241 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी जाकर उन्होंने अहमदाबाद में तमाम चीजों का जायजा लिया है, जिसके बाद एक हाई लेवल बैठक भी की गई है एविएशन क्रू और तमाम मंत्रियों के साथ। जिसके बाद लगातार अब ये खबरें सामने आ रही है कि बोइंग ड्रीम लाइनर्स के ऊपर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार जल्द ही लेने जा रही है कि एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर्स की उड़ान रोकने के लिए तैयारी कर रही है सरकार, और इसी के लिए सुरक्षा समीक्षा कराने की भी तैयारी में सरकार जुट चुकी है। जो खबरें अब लगातार सामने आ रही है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि सालों में ये पहला एक ऐसा हादसा हुआ है जो कि एयर इंडिया के इस प्लेन, यानी कि अगर हम इस प्लेन की बात करें कि जिस तरीके से अब लगातार तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और सरकार ने भी अपनी तैयारी अब बोइंग के इस ड्रीम लाइनर प्लेन को लेकर कर ली है और कहा है कि इसी कंपनी के द्वारा बनाए गए जो और भी प्लेन्स हैं उनकी भी जांच और सुरक्षा समीक्षा तो की ही जाएगी, पर इसी के साथ रोक भी लगाई जा सकती है सरकार के द्वारा, जो लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कल से जो तस्वीरें सामने आई है कि किस तरीके से एयर इंडिया का ये विमान टेक ऑफ करने के 2 मिनट के बाद ही किस तरीके से एक बड़ा हादसा हो जाता है, और ये एक रिहायशी इलाके यानी कि हॉस्टल पर जा गिरता है, जिसकी वजह से हॉस्टल में पढ़ने वाले डॉक्टर्स की भी जान गई है। तमाम लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, और इसी के साथ विमान में सवार 242 में से 241 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि हर तरीके की बात इस विमान हादसे को लेकर आज लोगों के द्वारा की जा रही है, पर इसी बीच विमान एक्सपर्ट यानी कि एक्सपर्ट जो है अब उनकी भी बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, और यहीं पर एविएशन के द्वारा जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये बड़ा खुलासा कर दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि अभी हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, इससे पहले ब्लैक बॉक्स का इंतजार करना चाहिए, और ब्लैक बॉक्स को लेकर और यहाँ पर क्या टीम क्या खुलासा करेगी इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं देवेश अग्रवाल जो कि एविएशन एक्सपर्ट है। ANI में आपका स्वागत है। कल जिस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन को बाउंड थी, अहमदाबाद टू लंदन, जिस तरीके से दुर्घटना सामने आई और 242 लोग इस प्लेन में शामिल थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कैसे इस घटना को आप देखते हैं, और फर्स्ट इंस्टेंस में क्या कुछ कमेंट आप करना चाहेंगे, क्या कुछ देखते हैं आप एज एन एविएशन एक्सपर्ट, क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे से? देखिए, पहले तो मैं शोक प्रकट करूंगा। 241 लोग जो हवाई जहाज पे थे, और सुनने में आ रहा है करीब 75 स्टूडेंट्स थे जो बेचारे मेस में खाना खा रहे थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, और कितने लोग को कितने घायल हुए हैं, कितने और लोग इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो उनके परिवारों को थोड़ा सा शोक प्रकट करूंगा। दैट इज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। और कुछ और उस तरफ से तो और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो एक जीवन आई थिंक वो जो बच गए, भगवान का आशीर्वाद है उन पे, और निकल आए, बाकी सब गुजर गए। देखिए, ये 787 ड्रीमलाइनर जो जहाज है, ये बिल्कुल सबसे मॉडर्न जहाज है। बोइंग का आखिरी नया जहाज है जो आया है, बाहर रिलीज किया गया है, नया डिजाइन जैसे कह सकते हैं। एयरबस से A350 सबसे नया जहाज है उनके तरफ से भी। तो ये बिल्कुल नया जनरेशन का हवाई जहाज है। सब उसमें सेफ्टी सिस्टम्स बने हुए, और जो इन पे लोग शक कर रहे हैं कि भाई इंजन कोई फेल हो गया, ये जो इंजन्स हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के जेनेक्स इंजन्स हैं। GENX, that's like GE next kind of, एक kind of acronym है। So the GenX engines जो है ये पुराने इंजन्स हैं, मतलब ये नया कोई डिजाइन नहीं है। नया GE90 जो इंजन्स हैं, सालों से सदियों से सारे 777 पे
लगे आ रहे हैं। जो नया वर्जन है 747 का 747-8 उस पे भी फिट किए गए हैं और बहुत रिलायबल इंजन। अगर आप देखें एयर इंडिया जो सैन फ्रांसिस्को से नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाती है दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, बेंगलोर के लिए, वो 777 यूज करती हैं और उस पे भी GE90 इंजन फिट किए गए हैं। और अगर आप देखें उसका फ्लाइट पाथ देखें तो नॉर्थ पोल के ऊपर से और रशिया के जो साइबेरिया रीजन है जहां बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं वहां से जाती हैं। और क्योंकि ये इस इंजन के वजह से ये इंजन सर्टिफाई किया गया है कि किसी एयरपोर्ट से 6 घंटे दूर रह सकता है। इतना रिलायबल है लोगों को कि इंजीनियर्स और सारे दुनिया के रेगुलेटर्स और एयरलाइंस रेगुलेटर्स मैन्युफैक्चरर्स सब उनको इतना भरोसा है इस इंजन पे कि वो बोलते हैं कि ये इंजन फेल नहीं होगा, 6 घंटे दूर तक आप रह सकते हो। इतना हमें इस पे कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा ये 787 का पहला एक्सीडेंट है जहां मतलब मृत्यु हुई है और हवाई जहाज को, जैसे एविएशन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हल लॉस। हवाई जहाज को अभी भी जैसे समुद्र के जहाज को बोलते हैं तो जहाज का हल जो होता है, जो बॉडी होती है, सो इट इज द फर्स्ट हल लॉस ऑफ अ 787। दुनिया की नजर रहेगी इस एक्सीडेंट पे क्योंकि करीब 1200 787 बिक चुके हैं एयरलाइंस को। आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर VLR एविएशन ट्विटर पे मैंने एक फोटो डाली है कि कितने 787 फिलहाल अब भी इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं और इट इज लिटरली इन हंड्रेड्स। इतने हवाई जहाज सारे दुनिया में उड़ रहे हैं फिलहाल, राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ। तो ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया का नजर रहेगा इस पे क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। स्पेकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट कभी एक सिंगल कारण का नतीजा नहीं होता है। हमेशा इट्स अ सीरीज ऑफ ईदर एक्शंस और फेलियर्स दैट हैपन। एक सिंगल पॉइंट फेलियर कभी नहीं रहता है एक्सीडेंट में। कोई भी आप एयरलाइन एक्सीडेंट देखिए दुनिया में, हमेशा इट इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स दैट रिजल्ट इन द एक्सीडेंट। एंड सो दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम दें। मेरे हिसाब से करीब 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हमें एक बेसिक अंदाजा देंगे कि भाई ऐसे कुछ होने को हुआ है। ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए उनको 2 साल लग सकते हैं क्योंकि बहुत डिटेल में जाते हैं जो, और खास करके 787 का जो आप सब लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं वो असली में ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। और जो 787 है क्योंकि सबसे नया जनरेशन का हवाई जहाज है उसमें अपने जैसे सेलफोन में मेमोरी होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी जैसे बोलते हैं, SSD ड्राइव्स होते हैं, तो वो उस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ऑलरेडी सुनने में आया है कि रिकवर हो चुके हैं। देखते हैं कि अगर वो आग में थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं तो फिर अमेरिका जाएंगे जहां स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उसमें से डेटा निकालेगा। तो एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिससे सारा आवाज कॉकपिट में रिकॉर्ड होता है, और दूसरा है DFDR डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो हजारों पैरामीटर हर सेकेंड मापते रहता है। तो उससे इन्वेस्टिगेटर बाकायदा पूरा हवाई जहाज का सिमुलेशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हर आइटम में क्या हुआ, किस कहां क्या क्या हुआ। लिटरली पूरा हवाई जहाज को रिक्रिएट करेंगे कि हुआ क्या, और वो उसके कारण, इस एक्सीडेंट का कारण या जो जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर हुए हैं और जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है सब वो बाहर आएगा क्योंकि दुनिया का नजर है इस एक्सीडेंट पे। ये पहला एक्सीडेंट है इस हवाई जहाज का, तो लोग सारी दुनिया जानना चाहेगी कि क्यों हुआ है। घटना होने के तुरंत बाद ही सर DGCA की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर दिया गया है। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ये अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट थी इसको जस्ट 2 मिनट्स ही हुए थे हवा में होने में, या फिर रनवे से निकले ही 2 मिनट हुआ था इसको, और
क्या एक फ्यूल का फैक्टर हो सकता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना देखने को मिली? और क्या अगर ये फ्लाइट मिड एयर होती तो थोड़ा सा सोचने समझने का समय या फिर ग्राउंड असिस्टेंस का समय और ज्यादा मिलता, इससे कैजुअलिटी हमें कम देखने को मिल सकती थी? देखिए, एक तो अगर आप वीडियो देखें तो ये प्लेन जमीन पे गिरा है 32 सेकंड के अंदर। 2 मिनट की बात तो दूर है, आधा मिनट की बात। तो आधा मिनट में हवाई जहाज पायलट्स के पास बिल्कुल कोई मौका ही नहीं। अगर देखिए, इफ यू सी, अगर आप वीडियो देखें, सडनली हवाई जहाज चढ़ा है और बस ऐसे गिर गया। वाई? दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ लिफ्ट। इट हैज एंटर्ड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एरोडायनामिक स्टॉल। इसका मतलब है कि हवाई जहाज के जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर जब हवा फ्लो होती है उससे विंग्स में क्षमता बनती है कि हवाई जहाज को उठाए। तो सडनली ऐसा स्थिति हुआ है कि विंग्स के ऊपर हवा नहीं जा रहा है। किस कारण से नहीं जा रहा है वो सब इन्वेस्टिगेट होगा। अब फ्यूल है क्या, किस कारण से हुआ है, स्पेकुलेट करने की कोई क्या शैल वी से कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, हमें कोई फायदा नहीं मिलता। एक वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब दर्शकों को कि एक 3-4-5 दिन वेट कीजिए, 1 हफ्ता तक वेट कीजिए। इन्वेस्टिगेटर्स जरूर कुछ आइडिया देंगे। इमीडिएट मतलब पूरा आपको डिटेल नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपने एविएशन एक्सपर्ट का बयान सुना। उन्होंने ब्लैक बॉक्स से लेकर ईंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, फ्यूल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उस पर भी एविएशन एक्सपर्ट ने कहा है कि अभी जांच सामने आ जाने दीजिए, क्योंकि विश्व भर की नजरें आज इसी मामले पर टिकी हुई हैं। बात अगर यहाँ पर इस एयरलाइन की करें तो इस एयरलाइन में ये पहला, यानी कि इस एयरलाइन में यानी कि इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, ये पहला हादसा हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जो यहाँ पायलट थे जो कि इस उड़ान के लिए मौजूद थे, वो पायलट भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पायलट थे। तो आखिरकार क्या गलती रही, क्या चीजें रही, इस पर जल्द ही खुलासा हो जाएगा और हमें एजेंसियों के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। इसी के साथ अब हम आपको बयान सुनाते हैं कैप्टन CS रंधावा का, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट के, और उन्होंने भी इस विमान हादसे को लेकर तमाम बड़ी बातें कहेंगे। सुनिए कैप्टन CS रंधावा का बयान। Right from takeoff till impact. So there could be various reasons. Ahmedabad is known to have a lot of bird activity. Could be bird ingestion is there and both engines are flamed out. Secondly, this aircraft has come from Delhi and it is flying at an altitude, so the wings become cold, and inside the wings the fuel tanks are there, which causes fuel condensation. Now when there is fuel condensation, there are some water contaminants which get into the fuel. However, when refueling at Ahmedabad, there is always the engineer does a fuel check on the fuel bowser, which is refueling the aircraft, and a fuel sample is taken to check any water contaminants. But there could be some water contamination in the wing tanks. Now, it could be that once in 10 million chance that some water contamination which has gone into both engines, which is very, very rare, and both engines are flamed out. In case the engines were running, the third possibility is that since the gear has been found to be down, though the captain must have realized that the gear is down, but after putting the autopilot on, he could have realized that the gear is still down. So he may have given command of gear up. The co-pilot by mistake has taken the flaps up. At that low height, if the flaps are taken up, the aircraft will sink and stall, and it's a no retrievable situation. And we see the aircraft is coming down at about 800 to 1000 feet per minute and had impacted with a nose slightly up. It was carrying a lot of fuel, so where it impacted, the fuselage must have broken, and where the fuselage is broken when it impacted the building, the
passenger sitting next to the window, he has dropped off the aircraft. Once he has dropped off the aircraft, he has presence of mind that he has unstrapped, he's removed the safety harness, he's come down and he's gone to the hospital. So there is only one survivor. The worst part is that aircraft was carrying so much of fuel. When it is impacted, it will become like a time bomb. Because with so much of fuel, when it is impacted with ignition, it has caught fire. There are there are 60 casualties of medical students who were in the hospital, and 2 buildings have been destroyed. So it is a very big impact on the safety, on an air accident which causes headlines all across the world in the front papers and in the media channels. As of today, the figure could be more than 300 people altogether killed, but they're still retrieving the bodies. The number could go higher. But I don't think there could be any more survivors. Another thing is that now the investigation has been ordered. The AIB will get into action along with Boeing and with GE, who manufactured the engines. They'll be very keen to know what has happened about the aircraft, because these aircraft are flying vastly all around the world. And it will be quite a big setback for Boeing company and for the GE to establish the correct cause of the accident. Plus, this may set in a phobia amongst people to fly the 787 aircraft. So the investigation will prove, after the DFDR, which records many parameters in the engine, which in the civil parlance you call it black box. It is actually orange in color. And there is a cockpit voice recorder. What has been transpired in the cockpit and with the ATC, that will be recorded. So these will be very 2 important evidences which will be available to the investigation board. The area must have been cordoned off by the DGCA, by the civil police, and at Ahmedabad, and they must have retrieved the DFDR and the CVR. So that will be handed over to the inquiry board of AIB, and along with the officials from Boeing company and GE, this investigation will be carried out. So Air India, as far as Air India is concerned, they've had a good track record. The last crash has been 1985, which was an aircraft which blew up over Atlantic Ocean. That is Emperor Kanishka 747-200. So that was the last crash, and after 39 years, this is the second crash of Air India. They have had a good safety record, and I would say I will rule out the possibility of a sabotage or even a technical failure, but cannot overrule 1 or few % chance that the flaps have gone up. But in the video, I find that the flaps are up when the aircraft is impacted. It is not very clear that what is the position of the flaps on takeoff. So this is my personal analysis, nothing to do with any organization, and in my personal capacity I have given this a particular interview. Thank you. देखिए, आपने कैप्टन का बयान सुना है। उन्होंने भी कई चीजें बताई हैं कि आखिरकार क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। खैर, आपके लिए बता दें कि जो तमाम बातें यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा की जा रही हैं, वो सिर्फ एक तगाजा लगाकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार क्या तकनीकी खराबी रही, क्या बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसकी जल्द ही रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। आपके लिए बता दें कि अमेरिका से भी जांच टीम बुलाई गई है और इसी के
साथ ये जो प्लेन था, यानी कि ये जो फ्लाइट थी, ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। तो लंदन से भी टीमों को बुलाया गया है कि वो भी भारतीय टीमों के साथ मिलकर इस पूरे हादसे की जांच करें। और आपके लिए बता दें कि जांच के लिए 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लगेगा, जिसके बीच में जांच टीमों के द्वारा ये तो बता दिया जाएगा कि आखिरकार क्या क्या फेलियर हो सकते हैं और किस चीजों की वजह से आखिरकार हुआ ये हादसा। और इसी के साथ पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, जिसमें साल भी लग सकते हैं। इसी पर अब आप सुनिए बयान एक यानी कि अरिदम दत्त, जो कि एक सर्विंग कमर्शियल पायलट है, क्या कुछ कह रहे हैं कमर्शियल पायलट, सुनिए। Basically, during takeoff and landing, these two segment is very vital. After takeoff, initially during takeoff roll on the runway, there's a speed called V1. This is called decision speed. Before V1, we have to take a decision whether we take off or land or reject. Sorry. Take off or reject. If it is reject, so we use reversal thrust and stop on the runway. In case we cross the V1, we have to take off. The pilot have done the same thing. So during takeoff, after takeoff, 50-60 feet, no flap, that landing gear reduction. So something was going on but in this 30 second, captain gave a mayday call. So something is going on in cockpit, and during that period, he has the guts to give a mayday call also. So he was struggling, and definitely with the landing gear down, huge drag created during that time. So it difficult to climb up. So after retraction of landing gear, it's easy to climb very smoothly. But something was going on, maybe technical, maybe human error. The weather was clear, bird activity, naked eye, it's not there. Sir, for your experience, what you are expecting? What would be the expected reason behind it? Any expectation? So many reasons. Maybe I just heard in the morning there is a glitch during incoming flight. The engineer, our engineer and pilot, very efficient. You can't put figure on them. They are really efficient. So one glitch or two glitch, it's arrived during arriving flights. They checked. Maybe that will continue. Aviation is just like an ice ball. If you throw an ice ball in the snow, it will create a huge ball later on after rolling on ice. So it's one glitch maybe ignored, it will create another glitch. So it's my opinion, because it till the black box is not open and audit is not done, it's I can't say anything. तो देखिए, आपने एविएशन एक्सपर्ट, कमर्शियल पायलट और इसी के साथ तमाम विशेषज्ञों का बयान सुना है। और उन्होंने एक ही चीज एक कॉमन देखी होगी आपने इन तीनों के बयानों में, कि तमाम लोगों का, जो विशेषज्ञ हैं और जो पायलट हैं, उनका यही कहना है कि हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं ले देना चाहिए, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं हो जाता, उसकी जांच नहीं हो जाती, हम भी सटीक विवरण नहीं दे सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से टेक ऑफ के बाद जो वो आधे सेकंड से भी कम का समय था, क्या कुछ हुआ था उस समय पर। ये तमाम चीजें उस ब्लैक बॉक्स से ही सामने आएंगी, जो कि हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसमें तमाम रिकॉर्डिंग की जाती है।